एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इंडियन थिंकर से रिलेटेड, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हमने जो है ल्यू डूमा, जीएस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, इन सभी थिंकर से जो है रिलेटेड क्वेश्चन को देखा है। और अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं। इसके बाद आगे जो है हम दूसरे वीडियोज़ में जो संघर्षवादी विचारक हैं उनके क्वेश्चन को देखेंगे, यानी उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आए हैं उसको देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सारे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और 100% चांस हैं उसमें से क्वेश्चन आने के, क्योंकि इंडियन थिंकर ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक जो है 40 क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा था, यानी सबसे पहले प्रभु जाति की अवधारणा विकसित की गई थी तो एम एन श्रीनिवास द्वारा विकसित की गई थी। ये हमारा लास्ट, हमने 40 क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो ये दिया है एम एन श्रीनिवास ने। यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अगला क्वेश्चन है, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया है? तो रामपुरा का गांव का अध्ययन किया था एम एन श्रीनिवास ने। ये भी जो है पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस केवल आंसर देखेंगे। और आप क्वेश्चन को जो भी आपको ना पता हो जो आंसर, आप उसे ज़रूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वो अवधारणा जो कि भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था से परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझाती है, वो कौन सी है? तो पहला है संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, दूसरा है सार्वभौमिकीकरण एवं स्थानीयकरण, तीसरा है लघु और बृहत परंपरा, चौथा है आधुनिकीकरण एवं भूमंडलीकरण। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था से परिवर्तन की प्रक्रियाओं को, यानी वो अपने कौन से किस कॉन्सेप्ट में समझाते हैं कि जो भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण। तो इसी कॉन्सेप्ट में इन्होंने समझाया है कि जो भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था है उसमें किस तरीके से परिवर्तन होता है, वो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के माध्यम से होता है। ये आरपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 43 था। आगे देखते हैं 44। प्रभु जाति की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन जो है एम एन श्रीनिवास के पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में। प्रभु जाति, जो कि इनका मतलब बहुत फेमस, इससे तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि डोमिनेंट कास्ट जरूर पूछता है। प्रभु जाति की जो अवधारणा थी सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुई थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो पहला है द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, दूसरा है होमो हायरार्कीस में, तीसरा है द सोशल सिस्टम ऑफ अ मैसूर विलेज में, चौथा है कास्ट डोमिनेंस एंड फंक्शनलिज्म में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एम एन श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है जाति, दूसरा है वंश परंपरा, तीसरा है परिवार और चौथा है दल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दल। एम एन श्रीनिवास के अनुसार जो ग्रामीण समुदाय है उसमें जो सामाजिक संगठन बनता है तो उसमें ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या होती है? दल। यानी जो लोग ऐच्छिक सदस्यता ग्रहण करते हैं वो मतलब एक दल में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एम एन श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जाति की एक पूर्व शर्त भी है? पहला है संख्यात्मक ताकत, दूसरा है युवा आबादी, तीसरा है भूमि का स्वामित्व, चौथा है राजनीतिक शक्ति। तो ये क्वेश्चन में देखिए, ये प्रमुख की जगह यहाँ पे प्रभु जाति होगा, यानी डोमिनेंट कास्ट की बात हो रही है कि एम एन श्रीनिवास के अनुसार कौन सी प्रभु जाति की एक पूर्व शर्त है, यानी प्रभु जाति की जो विशेषताएं बताई हैं इन्होंने, तो उसमें से कौन सा एक है? संख्यात्मक ताकत, युवा आबादी, भूमि का स्वामित्व, राजनीतिक शक्ति। तो संख्यात्मक ताकत इसका राइट आंसर होगा, यानी जो प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट होता है उसकी इन्होंने विशेषताएं बताई थी, वो संख्या में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा उनके पास आर्थिक शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति भी होती है, और ये तीन इन्होंने मुख्य चीज़ें बताई थी, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और संख्यात्मक शक्ति।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, लुई डूमा, जॉन मेंचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. श्रीनिवास। इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकात्मकता की बात की है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास द्वारा मर्टन की कौन सी अवधारणा ली गई है? यानी जो इन्होंने अपना संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया है, तो वो मतलब इन्होंने किससे प्रभावित होकर कह सकते हैं, या फिर किसको देख करके इन्होंने दिया है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है मध्य अभिसीमा सिद्धांत, दूसरा है परिस्थिति एवं भूमिका, तीसरा है विचलन और चौथा है संदर्भ समूह। इसका राइट आंसर होगा संदर्भ समूह। यानी जिस तरीके से मर्टन ने दिया था संदर्भ समूह की अवधारणा, उसमें बताया था कि लोग जो है संदर्भ मतलब संदर्भ व्यक्तियों का या संदर्भ समूह का एक तरह से उनको देख करके उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी जो है उनकी लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं। तो उसी तरीके से संस्कृतिकरण में भी क्या होता है कि जो नीची जातियां हैं वो उच्च जातियों की नकल करती हैं, तो और धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपना संस्कृतिकरण करती हैं, मतलब वो उनकी तरह बनने की कोशिश करती हैं। तो ये जो है मर्टन के संदर्भ समूह से मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दक्षिण भारत के कुर्ग समुदाय का समाजशास्त्रीय अध्ययन किसने किया है? एन.बी. डक्स, एम.एन. श्रीनिवास, एम.एन. पाणिनि, सी. पार्वथम्मा। राइट आंसर एम.एन. श्रीनिवास होगा। इन्होंने दक्षिण भारत के कुर्ग संप्रदाय का अध्ययन किया था और इनकी बुक भी है, इनकी बुक का नाम भी है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, जो कि 1952 में आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एम.एन. श्रीनिवास ने निम्नांकित में से किस अवधारणा में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में जाति गतिशीलता की व्याख्या की है? संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण या फिर आधुनिकीकरण। तो इन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट में अपने जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में जाति गतिशीलता की बात की है? तो वो इन्होंने किया है संस्कृतिकरण में। संस्कृतिकरण में इन्होंने बताया है कि जो जातियाँ होती हैं वो गतिशील होती हैं, यानी वो उनमें चेंज होता है, उनमें परिवर्तन होता है, और वो कैसे होता है? वो संस्कृतिकरण के माध्यम से होता है। ये नेट जून 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। प्रभु जाति की एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखिए यहाँ पे जो डोमिनेंट कास्ट है प्रभु जाति, उसकी विशेषताएं भी पूछता है, तो आप देख सकते हैं। पहला है संख्यात्मक बल तथा राजनीतिक शक्ति, सही है। दूसरा भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता। तीसरा पश्चिमी शिक्षा तथा प्रशासन में नौकरियां। चौथा आय के बाहरी स्रोत। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं और सारे ही ये प्रभु जाति की विशेषताएं हैं, आप जरूर इन्हें ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? तो यहाँ फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन देखिए दूसरे तरीके से घुमा करके पूछा है। इसमें पूछा है कि जाति प्रणाली के अंतर्गत जो गतिशीलता का विश्लेषण किया जाता है वो किसने जो है संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग करके मतलब दिया था? तो वही संदर्भ समूह की बात हो रही है जो मर्टन का कॉन्सेप्ट है, तो इसे दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने। देखिए कुछ लोग अभी पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि मैम वीडियो जो है और मतलब बड़े बनाइए और लंबे बनाइए, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कुछ लोग देखते नहीं हैं, मतलब 2-4 लोग ही देखते होंगे, नहीं तो वीडियो स्किप कर देते हैं और दूसरे वीडियोस खोजने लगते हैं। उनको पूरा वीडियो देखने में इतना ज़्यादा बोरियत महसूस होता है, पर उनको ये नहीं सोचते हैं कि आगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, जो हम स्किप कर रहे हैं वो छूट जाएगा। तो बाद में फिर आप वैसे भी मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो हम खुद ही नहीं बनाते हैं, 20 से 25 मिनट ही वीडियो रहता है। तो अगर आप लोग को मतलब लंबा वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है बताइए, तो आगे से कोशिश की जाएगी कि और ज़्यादा मतलब कम से कम 1 घंटे की वीडियोज़ बने। लेकिन 1 घंटे की वीडियोज़ में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लंबे वीडियोज़ वही रहेंगे। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप उसके लिए बताइए। कॉन्सेप्ट आपको जो है पूरा डिटेल में उस टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक हो, जैसे एम.एन. श्रीनिवास का हो गया या फिर घुरिये का हो गया, तो कोई भी टॉपिक आप बताइए, उस पर वीडियोज़ बनेंगी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी नेट जो जून 2013 का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52।
अगला क्वेश्चन है वोट बैंक की परिकल्पना किसने दी है? रजनी कोठारी, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र यादव और ए आर देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा एम एन श्रीनिवास। इन्होंने वोट बैंक की अवधारणा भी दी थी। वोट बैंक इसे इन्होंने किसको कहा था? तो इन्होंने जातियों के लिए कहा था कि जातियाँ जो हैं वो आजकल वोट बैंक बन गई हैं, यानी लोग उनका जो है अलग अलग जातियों का अपने वोट बैंक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। भारत में किसी समाज शास्त्र को इतिहास परकवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? तो वो है एम एन श्रीनिवास। इन्होंने समाज शास्त्र को इतिहास परकवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का इनको श्रेय दिया जाता है। नेट जुलाई 2018 का क्वेश्चन है ये। तो ये लगभग 53 क्वेश्चन हो गए हैं। और एक चीज़ याद आ गई है, आपको बता दें कि वोट बैंक की जो अवधारणा है ये एम एन श्रीनिवास ने दिया है, जबकि वोट कॉन्ट्रैक्टर जो है, ये वर्ड आप याद रखिएगा, वोट कॉन्ट्रैक्टर, इसे दिया था रजनी कोठारी ने। तो आप वोट देख करके एम एन श्रीनिवास मत मारिएगा, वोट कॉन्ट्रैक्टर दिया था रजनी कोठारी ने। ये इनका कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 54 है, 54 नंबर। निम्न में से किसने अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है? डी डी कौसाम्बी, लुई डूमा, एस सी दुबे और ए आर देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस सी दुबे। इन्होंने जो है अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है। इनके अलावा जो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो उपागम है एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, इन दोनों ने ही किया है। और जो जी एस घुरिये हैं, लुई डूमा है, इन्होंने किस उपागम का प्रयोग किया था? तो इन्होंने इंडोलॉजी का उपयोग किया था। इसके अलावा इन्होंने भी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का उपयोग किया है। आगे जो है हम संघर्षवादी उपागम जो है उसके अंदर जो विचारक हैं उनको भी, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन। तो आप जरूर चैनल के साथ बने रहिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियोज अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है लिंक के माध्यम से वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा अध्ययन क्षेत्र एस सी दुबे से संबंधित है? करीमपुर, तंजौर, समीरपेट, रामपुरा। तो एस सी दुबे ने कौन से गांव का अध्ययन किया था? तो इन्होंने किया था समीरपेट का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। एस सी दुबे का मानना है कि भारतीय गांव डैश है, यानी भारतीय गांव क्या है? तो देखिए इसका जो है नीचे का पार्ट मिस हो गया है। तो एस सी दुबे का मानना है कि उन्होंने भारतीय गांव को क्या माना है, वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बिना ऑप्शन के ही आपको ऐसे ही बता देते हैं। तो उन्होंने भारतीय गांव को जो है, उन्होंने भारतीय गांव को एक स्वतःपूर्ण छोटा गणराज्य नहीं माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस सी दुबे। इन्होंने जो है टिप्पणी की थी कि जाति के बदलते प्रतिमान पर इन्होंने टिप्पणी की थी कि परिवर्तन जो है वो व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संस्कृति के विकास की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? जैसे आदिम पाषाण युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और कांस्य युग और लौह युग। तो ये 6 तरह के 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया था एस सी दुबे ने। आप इसको जरूर नोट करिएगा। इन्होंने संस्कृति के विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी, और ये 6 अवस्थाएं यही हैं: आदिम पाषाण युग, पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, कांस्य युग और लौह युग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। किसने कहा संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है? तो ये कहा था एस सी दुबे ने। संस्कृति के लिए इन्होंने क्या कहा था कि संस्कृति जो है, संस्कृति या सामाजिक विरासत जो है वो मानव प्रजाति की स्मृति है। तो एस सी दुबे ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारत में सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए बहुल परंपरा की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो वो एस सी दुबे ने किया था, क्योंकि जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया था 2 परंपराएं, लघु और बृहत परंपराएं, और उन्हें बताया था कि इसके द्वारा हम गांवों का अध्ययन कर सकते हैं। तो एस सी दुबे ने जो है उनसे असहमत थे। इनका कहना था कि जो ग्रामीण भारतीय समाज का अध्ययन है वो सिर्फ हम 2 परंपराओं के आधार पर नहीं कर सकते हैं, ना ही उन्हें समझा जा सकता है। इसीलिए इन्होंने पंच परंपरा सूत्र या बहुल परंपरा की बात की थी, और
और इसमें इन्होंने 6 परंपराएं भी बताई थी। आगे अगर वो किसी क्वेश्चन में आएगा तो उसको हम आपको बता देंगे, या फिर नहीं आएगा तो आपको पता ही होगा, और या फिर ऐसे ही बता देते हैं। उन्होंने 6 परंपराएं जो बताई थी, वो पहला इन्होंने बताया था राष्ट्रीय परंपरा, दूसरा इन्होंने बताया था क्षेत्रीय परंपरा या प्रादेशिक परंपरा, तीसरा बताया था स्थानीय परंपरा, चौथा बताया था स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, पांचवा बताया था पश्चिमी परंपरा और छठवां बताया था शास्त्रीय परंपरा। तो इन्होंने कहा था कि इन मतलब पंच परंपरा या फिर बहुल परंपरा के आधार पर हम भारतीय समाज को समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.सी. दुबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से किन किन परंपराओं का उल्लेख किया है? अपना उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से दीजिए। तो अभी देखिए ये अगले क्वेश्चन में आ ही गया है, अभी आपको मैंने बता दिया है तो आपको पता ही होगा। क्षेत्रीयता, स्थानीय, राष्ट्रीय और शास्त्रीय, तो ये चारों ही परंपराएं इन्होंने बताई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किया है? तो देखिए ये अभी अगले क्वेश्चन में भी आ गया है। 6 स्तरीय परंपराओं का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये किया है एस.सी. दुबे ने, आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में शहरी परंपराओं का 6 स्तरीय, तो ये देखिए क्वेश्चन नेट दिसंबर 2015 में भी पूछा गया है, और ये यहाँ पे यूपीएचएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये सारे, और नेट में भी पूछा जाता है, पीजीटी में भी ज़रूर पूछा जा सकता है, तो आप इनको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा एस.सी. दुबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड, तो देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे तीसरी बार नेट में पूछा गया क्वेश्चन है जनवरी 2017 में। इसमें 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण पूछा है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है, आप इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.सी. दुबे। इन्होंने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड भी केवल पूछ सकता है, या फिर 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। टोटल हमने 64 क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखा कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर ये सारे क्वेश्चन हैं और अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, और 100% चांस है कि पीजीटी में भी पूछा जाएगा और नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो जो कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं कि मैम पीजीटी के क्वेश्चन कराइए या फिर पीजीटी के वीडियोस बनाइए, तो आप जाकर के एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए। पीजीटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जितने भी पीजीटी में थिंकर दिए हुए हैं उन सभी पे वीडियोस बनी हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो वो भी सारे मिलेंगे। और इसके अलावा नेट के लिए भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, आप उसे भी जाकर के देखिए। प्लेलिस्ट एक बार जाकर चेक करिए आप, 100+ वीडियोज़ वहाँ पे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सारे वीडियोज़ को देखिए और जो भी चीज़ें आपको नहीं पता हो आप उसे शॉर्ट नोट्स उसका ज़रूर बनाइए, उसे नोट करिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।